साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र और मैं आपके समक्ष देवेंद्र दास प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जब भूतों ने एक गांव में आतंक मचाया था। दरअसल भूत कहने का तात्पर्य ये है जब किसी पुलिस किसी का ये तलाशी ना कर पाए कि हत्यारोपी या गांव में आतंक मचाने वाले कौन थे और लगभग 58 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाए तो उसे भूत की संज्ञा देना सही रहेगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना है। आज की जो स्टोरी है वो क्राइम की है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, 18 मार्च 1999 बिहार का एक ज़िला है। उस समय जहानाबाद कहते थे, अब वो अरवल के नाम से जाना जाता है। अरवल का एक गांव होता है सेनारी। इसी गांव को मतलब 1000 लोग लगभग इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और 40-40 लोगों को सेलेक्ट करते। जब 40 को सेलेक्ट करा तो उनको 3 में डिवाइड करके उनकी 3 टीमें बना देते और फिर क्या करते हैं, किसी का गर्दन काटते, किसी की पेट काटते और बाकी लोग जब देखते तो हाहाकार मचाते, चिल्लाते, बचाने की गुजारिश करते, लेकिन गांव का उन्हें कोई भी बचाने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर खुद ये भय था कि अगर हम कहीं वहाँ गए तो हमारी हत्या कहीं ना कहीं कर दी जाए। सुबह होती है, हत्यारे वहाँ से फरार हो जाते हैं। तब पता लगता है जो 40 लोग थे उनमें से 40 की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। 6 लोग जो बचे हैं उनको हॉस्पिटल ले आया जाता है। या कुछ जो जानकारी देते हैं वो कहते हैं वो जैसे वो हत्या कर रहे थे वो सारी बातें लोगों को बताते हैं। जो 34 लोगों की हत्या हुई थी उनमें पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं पद्म नारायण सिंह। वो वहाँ पहुँचते हैं। उनके पहुँचने का कारण ये था कि उनके परिवार के उन 34 में थे 8 लोग, उनके परिवार के लोगों की हत्या हो चुकी थी। उसी लोगों के खोने के गम में उनको भी हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। मतलब 34 और प्लस 35 लोगों के शव इकट्ठे हो गए। इससे पहले ये प्रेरणा इन लोगों को कहाँ से मिली थी? ये प्रेरणा इससे पहले भी ये घटना हुई थी, वहाँ से मिली थी। अब उस घटना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इससे पहले एक लक्ष्मणपुरा है और इस लक्ष्मणपुरा में इससे भयानक नरसंहार हुआ था। क्या था? आइए। अब उस नरसंहार में भी पुलिस किसी प्रकार का सबूत जुटा नहीं पाती है और सारे के सारी बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं। तो अब ये संज्ञा देना आप लोग ही बताइए कि भूतों के तांडव की संज्ञा देना सही है या नहीं है। वही गांव लक्ष्मणपुर, 30 नवंबर 1 दिसंबर की रात 100 लोग आरा की तरफ से आते हैं। सोन नदी पे आते हैं जब, तो उन्हें नदी पार करनी होती है। वो 3 नाविकों को हायर करते हैं। तो वो 3 नावें वहाँ पहुँच जाती हैं, पर एक नाव पे 2 व्यक्ति होते हैं। वो बेचारे नाव उनको पार कराते हैं। वो नदी पार कर लेते हैं। फिर देना चाहिए था पैसा, पर पैसा उन्हें नहीं मिलता, उन्हें मिलती है मौत। वो उनकी 6 की गर्दन काट के वहीं पे छोड़ देते हैं और लक्ष्मणपुर गांव में प्रवेश करते हैं। फिर क्या था, गांव में तांडव शुरू होता है। टारगेटेड किलिंग होती है। जिनने फिक्स कर रखा था, मतलब टारगेट था कि इनकी हत्या करनी, तो उनको टारगेट कर निकालते और उनकी गर्दन काटते, पेट काटते, ऐसे हत्या कर देते। लोगों ने सोचा कि जो पुरुष लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं हम गांव से चले जाएं तो शायद बच्चे या औरतों को छोड़ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस नरसंहार में
16 बच्चों की गर्दन काट दी जाती है और इसी के साथ 27 औरतों को भी दर्दनाक तरीके से किसी का पेट काट के, किसी की गर्दन काट के, किसी का हाथ काट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बचे खुचे जो पुरुष थे जिनकी संख्या 21 थी, उनको भी इसी प्रकार से किसी का पेट, किसी की गर्दन, किसी का हाथ काट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। टोटल गिनती हो जाती है नरसंहार में 58। सिर्फ एक रात की बात है, 58। अगले दिन जब सुबह पुलिस वहाँ पहुँचती है तो जब 58 लाशें देखती तो उसमें जो 27 महिलाएं होती हैं उनमें से 10 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। अगर उनके जो प्रेगनेंसी के बच्चे के भी जोड़ लिया जाए तो 58 नहीं, फिर मरने वालों की संख्या हो जाती है 68। और जो ये मारे गए थे ये सारे के सारे दलित थे, और जो मारने वाले थे जिन पे इल्ज़ाम था वो थे रणवीर सेना, जो कि भूमिहारों की बनाई हुई थी। तो उस समय तत्कालीन राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी थे। के.आर. नारायण जी इस दिन को राष्ट्रीय बेशरम दिन, इतने बड़े नरसंहार को जितना बड़ा हुआ था कि मीडिया में इतना हाईलाइट हुआ, विदेशों तक खबर पहुंची, तो वो इस दिन को राष्ट्रीय बेशरम दिन के नाम से संज्ञा दी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी गांव पहुंचती हैं तो पता लगता है कि गांव के लोग उन तमाम डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार करने के इच्छुक नहीं थे। तो वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, सरकार आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी। और वो कहती हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती है। और फिर क्या था, मुख्यमंत्री जी अपने पटना चले जाती हैं और जो वादा करके आई थी वो भूल जाती हैं। लोग इन 58 डेड बॉडी को एक ट्राली में भरते हैं और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जब एक जगह पे 58 डेड बॉडी की चिता जल रही होती तो कैसा भयानक वो मंजर होगा, आप स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं। कोर्ट पुलिस जो तमाम हत्यारोपी की तलाश करती है, चार्जशीट दाखिल करती है, उनमें जो टोटल लोगों की संख्या थी वो 46 थी। 7 अप्रैल 2010 को कार्रवाई करने की कोशिश करती है, लेकिन सबूतों के आधार पर जो लोअर कोर्ट होती है वो 19 लोगों को बरी कर देती है। 16 को, लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 16 को फांसी की सज़ा सुनाती है और 10 को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फिर क्या था, मामला हाई कोर्ट जाएगा, पटना की हाई कोर्ट में जाता है और 9 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट पटना का फैसला आता है और उन तमाम जिनको फांसी की सज़ा हुई थी या जिनको उम्र कैद हुई थी, सब को सब पटना की हाई कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देती है। ये लोग प्रेरणा कहाँ से लिए थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। जो सेनारी वाला कांड हुआ था, कोर्ट वैसे उसमें भी करती है, लोअर कोर्ट फैसला सुनाती है और लोअर कोर्ट का जो फैसला आता है तो 20 को बाइज्जत बरी कर देती है, 10 को फांसी की सज़ा सुनाती है और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। मामला इसका भी हाई कोर्ट में जाता है और 13 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है और ये सारे के सारी बरी हो जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसी 2 घटनाएं हो गई जिनमें हाई कोर्ट ने सबके सब आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। अब जब हाई कोर्ट बाइज्जत तमाम सबूतों को मतलब सामने ना आने की वजह से बरी करती है, तो आप समझ सकते हैं भूतों की संख्या देना क्यों नहीं सही है। ऐसे ही इससे पहले भी एक घटना हुई थी 12-13 फरवरी 1992 को। बिहार का जिला है गया, एक बड़ा गांव है, वहीं बड़ी संख्या में हमला होता है। 35 लोगों की टारगेट किलिंग की जाती है और किलिंग ऐसी की जाती है, उनको गांव से छांट लिया जाता है और नहर के किनारे ले जा कर के उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और किसी की गर्दन साफ की जाती है, किसी के हाथ पैर साफ किए जाते हैं और वहीं पे नहर के किनारे ही
मौत के घाट उन 35 लोगों को उतार दिया जाता है। फिर क्या था, ये जो हत्या का इल्ज़ाम लगा था वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर के लोगों पे लगा था, जो कि भूमियारों का था। इसमें जो हत्या हुई थी वो भूमियारों की हुई थी। और एमसीसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सेंटर जो था वो दलितों की लड़ाई लड़ रहा था। मतलब कुल मिला के जो इल्ज़ाम लगा था वो एमसीसी के चीफ पे लगा था। और 2001 को 13 को सज़ा होती है, 4 को फांसी होती है। फिर थोड़े दिनों बाद कुछ की तब्दीली उम्र कैद में हो जाती है। फिर 12-13 फरवरी का जो मुख्य आरोपी होता है किलानी यादव, जिसको इसी मार्च 2023 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसे 1998 में नारायणपुर में संघर्ष हुआ था, 12 दलितों की हत्या हुई थी। दोस्तों, सिर्फ अपनी ज़मीनी विवाद, अपनी नाक ऊंचे के चक्कर में बिहार में उस समय मतलब 92 से लगा के 2000 तक तमाम कहीं भूमियार दलितों की हत्या करते थे, कहीं एक दूसरे के करवाते थे। ये सब चीज़ें सिर्फ अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में और ज़मीनी विवाद के चक्कर में ये सब होता रहा। और पुलिस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में खास तौर से नाकामी पुलिस की कही जाए, क्योंकि पुलिस सबूत इकट्ठे ही नहीं कर पाई कि जो उन लोगों को फांसी तक पहुंचते। और ये जब 92 से शुरुआत हुई थी, तभी अगर रुक जाता तो ये कई सारे 3-4 जो केस हुए ये शायद ना होते। दोस्तों, एक आपको कहानी कैसी लगी? हमारा इस कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को या किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई वो औचित्य नहीं है। हमारा कहानी सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना है, आप तक सारी जानकारी पहुँचे कि ज़मीनी विवाद के चक्कर में, अपनी नाक ऊँची करने के चक्कर में क्या से क्या हम लोगों ने दंश, इस देश ने दंश झेला है। भविष्य में मिलजुल कर रहे हैं, प्यार पूर्वक रहें, ऐसी आप सभी से आग्रह है। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक की जय श्री राम।